Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. So today I am here with lecture number 5 for class 10th chapter 9 chemical equilibrium. हम लोगों ने इसमें लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कल पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कहाँ कहाँ पे उसके यूनिट्स यूज़ हो सकते हैं, कहाँ पे उसके यूनिट नहीं मौजूद होते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करें अपना लेक्चर विद द प्रॉब्लम्स एंड एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हमारी बुक में हमें जो एग्जाम्पल नंबर 1 दी गई है उसमें हमें क्या कहा गया है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन at 25 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, तो हमें उसकी इक्वेशन सबसे पहले दे दी गई है कि H2 + I2 विल गिव 2HI। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो ऐसे हैं कि हाइड्रोजन के जो एक्टिव मास है यहाँ पे 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन का 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन आयोडाइड का 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो उन्होंने क्या कैलकुलेट दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। मैंने कल भी आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट्स। एक्टिव मैसेज यहाँ पे कौन कौन से HI है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था हमारे पास, रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट divided by product of active masses of the reactants raised to the power of their coefficients। यहाँ पे coefficients नहीं थे reactants में हमारे पास। अब हम इनकी by putting their values from the question, HI की हमारे पास वैल्यू क्या थी 0.49 the whole square divided by H2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.01। ठीक है, तो 0.49 और 0.49 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास, हाँ जी, तो हमारे पास अगर 0.49 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारे पास आ जाता है 0.2401 और मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.05 को 0.06 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 0.0030। जब हम इन्हें आपस में डिवाइड करते हैं तो इनका आंसर आ जाता है 80। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बस उन्होंने सिंपल सी बात पूछी थी, उन्होंने आपको एक्टिव मैसेज दे दिए हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, हाइड्रोजन के और आयोडीन के, और उन्होंने कहा कि आप इनको फाइंड आउट करें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोगों ने सिंपली उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और आंसर क्या आ गया है हमारे पास 80 का। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमें एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं अगर हम, तो सेम वही प्रोसीजर है पर फिर भी आपके लिए मैं इसको भी इस पर भी काम कर लेते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, हमने अमोनिया की फॉर्मेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ हेबर्स प्रोसेस। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एट 50 डिग्री सेल्सियस, और जो रिएक्शन है उन्होंने हमें शो कर दी है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट विल गिव नाइट्रोजन अमोनिया इन द गैसियस स्टेट। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इक्विलिब्रियम जब पहुँच जाता है उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, नाइट्रोजन का एक्टिव मास है 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन का एक्टिव मास है 0.42 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड अमोनिया का एक्टिव मास क्या है 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या किया है कि फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोग वही सिंपल जो उसका फॉर्मूला है वही लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, KC इक्वल्स टू रिएक्टेंट हमारे पास क्या है अमोनिया रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट यानी कि 2 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट हमारे पास है 3। बाय पुटिंग देयर वैल्यूज़, अमोनिया की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.113 द होल स्क्वायर क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 2 था, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का था हमारे पास 0.602 मल्टीप्लाई बाय 0.420 द होल क्यूब, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट हमारे पास हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 था। हमने इनको सारा मल्टीप्लिकेशन की है, पहले इनके आपस में स्क्वायर फाइंड किया, इसका क्यूब फाइंड किया, इनको आपस में पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.286 मोल
पर स्क्वायर और डेसीमीटर की पावर है 6। अब ये वाला किस तरह से आया, ये मैंने आप लोगों को अभी पिछले लेक्चर में जो लास्ट मैंने आपको टॉपिक बताया था कि यूनिट्स किस तरह से, कुछ केसी के यूनिट होते हैं और कुछ केसी के यूनिट नहीं होते हैं, तो उसमें से मैंने इसी जो रिएक्शन है उसकी एग्जांपल दी थी और यही हमारे पास यूनिट्स आए थे। तो काइंडली आप उनको चेक करें अगर आपको कुछ भी यूनिट्स का इशू है इस एग्जाम्पल में। हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। ये थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि एक रिएक्शन हुआ है बिटवीन PCl3 और Cl2 और इन्होंने मिल के बनाया है PCl5 इन द रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने खुद लिख लिया है, आप लोग को एग्जांपल में नहीं दिया गया, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इस सूरत में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उन्होंने देखे यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा है कि इस सूरत में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 0.13 पर मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कैसी खुद ही हमें दे दी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ PCl3 इज 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड Cl2 इज 9 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो उन्होंने कहा है कि हमें फाइंड आउट द एक्टिव मास, फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। इक्विलिब्रियम की जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी PCl5 की वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आपको दे क्या रहे हैं, यानी क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और आपसे पूछ क्या रहे हैं। यहाँ पे आपको अगर ये समझ ना लगे कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है और आपको PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, फाइंड आउट करना राइट आंसर को इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग को पहले ये पता होना चाहिए, अपने क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम लोग मेंशन करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Kc इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट्स की एक्टिव मैसेज PCl5 डिवाइडेड बाय PCl3, जो PCl3 उसका एक्टिव मैसेज थे एंड Cl2 उसका जो एक्टिव मैस है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं इन सब की वैल्यूज़ बाय पुटिंग आउट द वैल्यूज़। Kc की वैल्यू थी हमारे पास 0.13 मोल पर मोल यानी और डेसीमीटर क्यूब। PCl5 की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और PCl3 की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और Cl2 की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 9 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 0.13 मोल, यहाँ पे ये इसी तरह लिखा रहेगा ये वाली साइड। हाँ जी, हम लिखेंगे इस तरह से 0.13 मोल पर मोल डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू PCl5 ओवर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 10 और 9 मतलब 90 मोल और मोल यानी कि मोल स्क्वायर और डेसीमीटर क्यूब यानी कि पर डेसीमीटर पावर 6 आ जाएगी। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 90 क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी -6 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0.13 मल्टीप्लाई बाय 90, आगे क्या है मोल पर मोल डेसीमीटर क्यूब और साथ में दूसरा कौन सा यूनिट है, मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर पावर 6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 11.7 पर मोल था और मोल स्क्वायर था। 2 - 1 क्या आ जाएगा, मोल, -6 और +3 था तो पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, PCl5 की। PCl5 की जो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन थी, एक्टिव मैसेज थे यानी कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन थी, वो क्या थी 11.7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उम्मीद है आपको ये वाला प्रॉब्लम भी आपको समझ आया होगा। आपको कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं आपके इस जो पूरे फार्मूला में से, चाहे आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लें या चाहे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन पूछ लें। आप लोग को पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आपके प्रॉब्लम में दिया क्या गया है और आपने किस तरह से फार्मूला को यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।
ओके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी तक आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, आप लोगों ने पढ़ा है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, क्यों ये एक रिएक्शन में हमें इसकी वैल्यू का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, इसकी दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दो तरीके से मदद करता है। सबसे पहली बात कि हमें ये प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन किस तरफ को मूव करेगा, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा एक टाइम पे। अगर हमें इसकी वैल्यू पता हो तो हमें ये हेल्प कर सकता है ये बताने में कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा या फिर रिवर्स की तरफ मूव करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक किसी भी मखसूस टाइम पे जब हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है रिएक्शन, तो हम लोग उसके सारे जितने हाइड्रोजन है, आयोडीन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने भी होते हैं हम उनकी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन सैंपल के तौर पे ले लेते हैं, उनको मैयर करते हैं और उसके बाद उनको मैयर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उनका रिएक्शन कांस्टेंट क्वोशिएंट निकालते हैं। रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है, QC। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आगे हम लोग अगर ये वाला रिएक्शन लेते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स बना रहा है, इस वक्त हमारा रिएक्शन कांस्टेंट क्या था, 57 एट 700 K, यानी कि टेम्परेचर भी आपको दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं जब हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, या पहुंच रहा है, हम लोग तमाम जितने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके थोड़े थोड़े सैंपल्स को ले लेते हैं और उनको मैयर करते हैं। थोड़ा थोड़ा सैंपल विथड्रॉ करेंगे, उस रिएक्शन में से ले लेंगे, सैंपल बाहर निकाल लेंगे और उनको मैयर करेंगे। जैसे कि अगर हाइड्रोजन का मेरे पास सैंपल है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मैंने थोड़ा सा लिया था, लेकिन जब मैंने उसको मैयर किया तो इसकी ये वैल्यू थी। आयोडीन की 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर मैं फाइंड आउट करती हूँ इसका क्वोशिएंट। ये नीचे देखें मैंने यहाँ पर लिखा है टी और टी से इसको मैंने साथ टी का सिंबल यूज़ किया है। टी का मतलब है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, फॉर एग्जांपल रिएक्शन स्टार्ट होने के 60 सेकंड्स के बाद, तो वो टी क्या था, 60 सेकंड्स। तो अगर मैंने 40 सेकंड्स, तो हम यहाँ पे 40 यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, टी मैं क्या बता रहा था कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, किस टाइम पे हमने ये सैंपल विदड्रॉ किए थे, इससे हमें टी का मतलब टी हमें इस चीज़ का बताएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट है, दिस इज QC। QC का मतलब है कि रिएक्शन अभी तक अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं पहुंचा है और हम एक सैंपल लेके चेक करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह पे रिएक्शन क्वोशिएंट यानी कि QC लगाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, इसलिए हम लोग QC का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने मैयर करना है कि क्या रिएक्शन पहुंच चुका है अपने इक्विलिब्रियम पे या नहीं पहुंचा है। ठीक है, हम सेम वही रिएक्शन कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर प्रोडक्ट और उनकी जो कोएफिशिएंट है रेज टू द पावर, नीचे रिएक्टेंट्स और उनके प्रोडक्ट निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या थी, हाइड्रोजन आयोडाइड की हमने कहा 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसके ऊपर पावर 2 है क्योंकि इसके साथ कोएफिशिएंट 2 था। हाइड्रोजन की वैल्यू थी 0.10 और आयोडीन की वैल्यू थी 0.20। मैंने सॉल्व किया और आंसर मेरे पास आ गया है 8। अगर मैं कंपेयर करती हूँ QC और KC को, QC मेरे पास कितना आया है 8, KC मेरे पास कितना था 57। अगर मैं कंपेयर करती हूँ, फिर हम क्या करते हैं इनको कंपेयर करने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे QC नेम रखा है या यहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी KC लिखूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये भी KC है, ये भी KC है, तो ये 8 है, ये 57 कैसे है। ये 57 ऐसे है कि ये जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, ना वो आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है दिखने में, ना रिवर्स की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज़ रिएक्शन कांस्टेंट। ये QC है, अभी हमें नहीं पता कि रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है, अभी ये इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, तो इसीलिए मैं उस वक्त जो यूज़ करूँगी दैट इज़ रिएक्शन क्वोशिएंट। मैं यहाँ पर अभी तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुँचा, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ नहीं हो सकता। अब मैंने जब इसको आपस में कंपेयर किया, जो मैंने सैम्पल्स निकाले थे उसका जो रिएक्शन क्वोशिएंट आया था दैट वाज 8। हमें क्वेश्चन में दिया गया रिएक्शन कांस्टेंट दैट वाज 57। अब इनको कंपेयर करें तो रिएक्शन क्वोशिएंट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन अभी आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिएक्शन अभी रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी ये 8 की वैल्यू इंक्रीज़ होकर 57 तक पहुँचेगी, यानी कि उसे 57 तक पहुँचना है, तभी हमारा रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर वो रिएक्शन अगर 57 से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स में जा रहा है, और अगर
छोटा हो जाता है तो इसका मतलब कि रिएक्शन को आगे अभी फॉरवर्ड में मूव करना चाहिए। इसका मतलब कि QC हमारे लिए यानी कि इक्वेशन रिएक्शन कांस्टेंट रिएक्शन क्वोशिएंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये फाइंड आउट करने के लिए कि आया हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाला है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने वाला है या फिर वो इक्विलिब्रियम को पहुंच चुका है। अगर हमारे पास तो इस तरह से हम लोग QC की मदद से देख सकते हैं कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, रिवर्स में मूव करेगा या फिर इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। सीधी सी बात है कि जब आप किसी रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया गया है और आप उसका रिएक्शन क्वोशिएंट निकालते हैं, अगर रिएक्शन क्वोशिएंट यानी कि QC स्मॉलर है देन द रिएक्शन कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन लेफ्ट से राइट में मूव करेगा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह रिएक्शन जो है फॉरवर्ड मूव करेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में पहुंच सके। इसी तरह अगर QC की वैल्यू लार्जर हो गई है KC से तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है अब राइट टू लेफ्ट यानी कि अब जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट्स को बनाना शुरू कर देंगे। रिएक्शन जो है रिवर्स की तरफ मूव करेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम को पहुंच सके। इसी तरह अगर QC की वैल्यू KC के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिएक्शन अब प्रॉपरली इक्विलिब्रियम को पहुँच चुका है। अब ना ही ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है दिखने में, यानी कि वैल्यूज़ ना ही चेंज होंगी फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ, ना ही वैल्यूज़ चेंज होंगी रिवर्स रिएक्शन की तरफ। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आगे से रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे, आगे से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।